एयरबड्स का इस्तेमाल और हेडफोन का इस्तेमाल किस हद तक करना चाहिए और कितने घंटे जो है वो आप लगा सकते हैं? आप उसमें सरसों का तेल ना डाल दें, आप उसमें अदरक ना डालें। जो अक्सर हम गलती करते हैं कि आप 60/60 रूल है कि इसका मकसद है कि आपने इस्तेमाल करना है तो 60 मिनट्स के लिए इस्तेमाल करना है। छोटे बच्चे हैं, अब वो अक्सर आपको डल नज़र आते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, उसकी भी क्या यही वजह होती है कि ये बच्चा वो तो नहीं जो रात को मुंह खोल के सोता है, साथ में खराटे वगैरह लेता है। वन ऑफ द मेजर काज ये होता है कान की पर्दे के पीछे रेशा जम गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। OAS हेल्थ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि आजकल ट्रेंड भी चल चुका है कि हम अक्सर कान में या तो हैंड फ्री लगा के रखते हैं या एयरपोड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह से मनफी असरात हमारे जो सेहत पे छोड़ता है, हमारे कानों को कितना ख़राब करता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे है, और अक्सर फैक्ट्रियों का और ट्रैफिक का शोर कितना और किस हद तक हमारे कानों को जो है वो नुकसान पहुँचाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ENT सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा सर, बात करते हैं एयरपोड्स के हवाले से कि ज़्यादा कानों की समात किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है और इसका क्या मनफी जो है वो असरात होते हैं अगर हम स्टिल कानों में लगा के रखते हैं इसको? थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक डिस्कस किया है। नॉर्मली हम ना जो साउंड आता है कान के अंदर, उसमें आपने देखा है कि साउंड वेव्स आती रहती हैं और कान की जो कैनाल है उससे पास होती हैं। हमारे वहाँ पे एक डेलिकेट सा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके पीछे छोटी छोटी ऑसिकल्स होते हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं मेलियस, इनकस, स्टेपिडियस। उसकी मूवमेंट हो जाती है तो वो फिर साउंड वेव जो है ना कान के अंदर वाले हिस्से में स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे जब ट्रांसमिट होती है तो वहाँ पे दो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम में रखे हुए, एक कॉक्लिया, एक वेस्टिब्यूल। अच्छा। वेस्टिब्यूल हमारे सिस्टम को ना बैलेंस रखता है, जो कॉक्लिया है वो हमारे समाज को मैनेज करता है। तो कॉक्लिया के अंदर जो है ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, वहाँ पे टिनी हेयर सेल्स होते हैं जिसे हम आउटर हेयर सेल्स कहते हैं। वहाँ पे साउंड आप जैसे ही जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक मूवमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। उस मूवमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है जो ब्रेन तक आपका ना साउंड वहाँ पे चला जाता है। तो नॉर्मली ये एक प्रोसेस होता है, कान पर्दा, फिर अंदर ऑसिकल्स, कान के अंदर वाला हिस्सा, वहाँ से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, अल्टीमेटली ब्रेन तक। तो नॉर्मली ये मूवमेंट्स होती रहती है आउटर हेयर सेल्स पे, समात चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, जब भी आप 90 डेसिबल एंड अबव, जब भी इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा साउंड चला जाता है, चाहे वो आप ट्रैफिक में हैं, चाहे आप ये पोड इस्तेमाल कर रहे हैं या हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं या आप फैक्ट्री में हैं कहीं पे भी, तो अल्टीमेटली जो आउटर हेयर सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता 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 ना, पहली फेज़ होती है रिवर्सिबल होता है, कुछ टाइम के लिए सुन लिया, कुछ घंटों के लिए सुन लिया, कुछ हफ्तों के लिए, फिर चीज़ें सेटल हो जाती हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीने, फिर वो कई अरसे तक सुनते हैं आहिस्ता से। मगर एक स्टेज आती है जिस स्टेज में वो हेयर सेल्स परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। अच्छा। जब वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं तो पेशेंट को सुनाई में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कानों में टक टक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब आवाज़ें आती हैं मगर समझने में मुझे प्रॉब्लम होता रहता है। अच्छा। वो पेशेंट अपने आप को ना बिल्कुल डल सा महसूस करता है, अनईजी, अनकंफर्टेबल। किसी भी पब्लिक प्लेस में बैठा होगा, कहीं पे भी घर में बैठा होगा, बार बार पार्टी को कहेगा जी आपने क्या कहा था, आप ना मुझे रिपीट कर लीजिएगा। किसी ने कॉल की, मदर ने बच्चे को बुला लिया, दोस्त ने दोस्त को बुला लिया, स्कूल में टीचर ने बुला लिया, तो ही इज़ अनअटेंटिव एट ऑल। इनको समझ ही नहीं आती कि मुझे क्या कहा गया, बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म यूजेज ऑफ ईयरपोड, ईयरफोन एंड द फ्रीक्वेंसी अबव 90 डेसिबल डैमेज, अल्टीमेटली ये फिर साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में एयरपोड्स को लगाना और उसको इस्तेमाल करना, इससे दर्द का इन्फेक्शन भी हो जाता है और किस हद तक होता है? एक्चुअली जैसे ना कान के अंदर नॉर्मली जैसे हल्की हल्की सी नॉर्मल ईचिंग होती है, ख़ारिश वगैरह हो जाती है। मगर जब भी आप ईयरबड इस्तेमाल कर लेते हैं कान में, तो वो कान में ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, घिम ज़्यादा हो जाती है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती वहाँ पे, तो अल्टीमेटली वहाँ पे फंगस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा। फिर इचिंग होती है, ख़ारिश हो जाती है। अल्टीमेटली वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो तो फिर हम कॉटन बडी भी इस्तेमाल करते हैं, कोई पेन पेंसिल भी इस्तेमाल करते हैं, कोई कीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उससे मज़ीद ट्रामा करते रहते हैं जिस वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इससे मज़ीद जो है इन्फेक्शन बढ़ता है।
एग्जैक्टली हम सख्ती से मना करते हैं कि हल्की हल्की सी खारिश है तो टेक इट ईजी, कोई परेशानी की बात नहीं, हल्का हल्का सा ऑन एंड ऑफ दर्द है, टेक इट ईजी, कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर मुसलसल खारिश रहती है, मुसलसल इचिंग होती रहती है, तो जो आप ईयरबड लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करते हैं, वो आप अवॉइड कर लें, ठीक है ना। उससे आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है, फंगस के चांसेस होते रहते हैं। एक दूसरा फिर हम क्या गलती करते हैं, जब हम उसको खुद ही मारने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली ईयर कैनाल की पर्दे की इवन ट्रामा के चांसेस होते रहते हैं। हम मारते मारते ना बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर हम ओटोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं, देखते कान का पर्दा तो फटा हुआ है। क्यों कि खारिश करने से मज़ा आता रहता है, वो बड़ा बंदा एंजॉय करता है, बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, मगर ही डजंट नो कि कान का पर्दा बिल्कुल डेलिकेट था, सामने से पड़ा हुआ है, टक करके वो ट्रामा हो जाता है। अब ये पेशेंट कहता है कि सर कानों में टक टक की आवाज़ है। अच्छा, ये पर्दा फटने की वजह से आवाज़ें आती हैं, तो सर फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है अगर इस तरह हो जाए? अच्छा, उसमें अगर ये देखा जाता है कि इमीडिएटली कहीं ड्रामा हुआ है कि खुदा न खासा कॉटन बड की वजह से या थप्पड़ लगने की वजह से या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, पेन पेंसिल हियर पोर्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट डालने की वजह से ट्रामा हुआ है, तो हम कहते हैं टेक इट ईजी, ठीक है। अब जो है ना कान का पर्दा तकरीबन 4 to 6 वीक में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी इपिथेलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ये 4 से 6 हफ्ते में बिल्कुल सेटल हो जाएगा। ठीक है। ब्लड आई हुई तो आप बाहर से उसको मोप कर लें और कॉटन ऊपर से रख लें, ये कान का पर्दा 99% हील हो जाएगी, बिल्कुल सेटल हो जाएगी। ठीक है। ऐसे पेशेंट को मना करते हैं कि आप ड्रॉप्स ना डालें, आप कान में ऑयल ना डालें, आप कान में किसी भी किस्म की रेमेडी ना डालें, आप उसमें सरसों का तेल ना डाल दें, आप उसमें अदरक ना डालें, जो अक्सर हम गलती करते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी आपने ऑयल डाल दिया, अक्सर सर घरों में यही टोटके तो अपनाए जाते हैं कि आप ऑयल डाल लेते हैं, आप कोई पिन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, फिर उससे खुद ही से कान की वो सफाई शुरू कर देते हैं, फिर आपको सुनने में भी मसला होता है। इस पे भी ज़रा गौर करें। इससे ये होता है कि जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो ड्रॉप डाल दिया, ऑयल डाल दिया, पानी चला गया या कोई भी आपने रेमेडी डाल दी इन द फॉर्म ऑफ अदरक, कोई लहसुन चीज़ें गर्म करके आपने डाल दिया, गर्म पानी करके डाल दिया, तो नॉर्मली जो कान के पर्दे की जो हीलिंग होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। जब इम्पेयर्ड हो जाती है तो नॉर्मल हील नहीं होता कान का पर्दा, अब वो परमानेंट परफोर्शन रहेगी। ठीक है। अब पेशेंट कंप्लेन करेगा मुझे समात में भी प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे सुनने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, कानों में टक टक की भी आवाज़ आ जाती है। बाद में कुछ अर्से के बाद वो कंटेमिनेट आपने ऑयल डाल दिया तो अब कान में पी पाएगी। अच्छा। कान में रेशा आता रहेगा, अब कान में बदबूदार रेशा आता रहेगा। अब पेशेंट कहता है कि सर ये तो कई अरसे से प्रॉब्लम चलता आ रहा है। अब क्या था कि इट वाज द फर्स्ट मिस्टेक, आपने ये चीज़ें डाली, आपने किसी कंसल्टेंट को नहीं दिखाया, वो कान का पर्दा परमानेंट परफेक्ट रहा। अगर ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट आप कर लेते तो पेशेंट बात टोटली ओके। तो सर जो चीज़ अभी आप बता रहे हैं कि परमानेंट ही कान का पर्दा जो है वो ख़त्म हो जाता, फट जाता, तो वो फिर ठीक नहीं होता, फिर मतलब उसको बाद में बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाता है। उसमें फिर हम ना ऑडियोमेट्री करते हैं, समात की टेस्ट हम करते हैं, उसमें देखेंगे अगर 40 डेसिबल तक हियरिंग लॉस है उसमें कान का पर्दा लग जाता है। ठीक है। अगर 60, 65, 70 डेसिबल तक हियरिंग लॉस है तो फिर हम टेम्पेनोप्लास्टी करते हैं, कान का पर्दा और साथ में जो ऑसिकल्स है उसको भी हम रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो उससे भी समात काफ़ी हद तक ना बेहतर हो जाती है चीज़ें ना। तो उसमें फिर ऑपरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टी, कान का पर्दा, इन द फॉर्म ऑफ टेम्पेनोप्लास्टी, डिपेंड अपॉन कितनी सीवियरटी का डैमेज है, इसलिए ऐसे फिर सर्जिकल इंटरवेंशन हो जाती है, उससे भी पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, समात बेहतर हो जाती है। ठीक है। अच्छा सर, एयरबड्स का इस्तेमाल और हेडफोन का इस्तेमाल किस हद तक करना चाहिए और कितने घंटे जो है वो आप लगा सकते हैं इसको, ताकि आपको ये नुकसान ना हो? अच्छा, साइंटिफिकली जो रिसर्च है उसमें ये कहा जाता है जब आप ईयरबड या ईयरफोन लगाते हैं इससे ना कान ऑक्लूड हो जाता है, कान बंद हो जाता है एक, और दूसरा इससे ना आपको ज़्यादा वॉल्यूम साउंड करना पड़ता है, जो 8 से 9 डेसिबल ज़्यादा साउंड इंटेंसिटी बढ़ाता है, वो कान के पर्दे को अंदर वाले हिस्से को ना ज़्यादा डैमेज करता है एज़ कम्पेयर टू हेडफोन। ठीक है। तो जब भी हम एडवाइस करते हैं आप इस्तेमाल भी करना है तो कोशिश करें हेडफोन इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो आपने देखा ना वो एक्सेस ज़्यादा होती है उसकी, और इकोनॉमिकल होता है और अवेलेबिलिटी होती है, तो हाई साउंड भी हम उसको ना सुन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो क्योंकि उसकी वजह से ना आपको आसपास वाले साउंड आते रहते हैं तो आप उसको फुल स्पीड में करते हैं, फुल साउंड में करते हैं, तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा डेंजरस होता है आपके लिए।
तो अगर सेफ्टी साइड है तो दैट इज़ हेडफोन आप इस्तेमाल करें। मगर वो भी वैसा चाहिए कि आप 60/60 रूल है कि इसका मकसद है कि आपने इस्तेमाल करना है तो 60 मिनट्स के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है। और आपका साउंड जो हो वो आपका 90, 80, 70 पे नहीं होना चाहिए, आपका 60 पे होना 60 पे होना चाहिए। यानी कि आप इस्तेमाल करते हैं 24 आवर, तो आप 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करें 60 मिनट्स के लिए, और जो साउंड हो आपका 60, अगर आपका ये 60 से अबव होगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, वो आपके लिए फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो छोटे बच्चे हैं अब वो अक्सर आपको डल नज़र आते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, उसकी भी क्या यही वजह होती है कि क्या बच्चे जो बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैंड फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट भी ज़रा बता दीजिए। अच्छा, उसमें यानी कि 2-3 वजूहत आ जाती हैं। एक तो नो डाउट बच्चे जो लॉन्ग टर्म तक ईयरफोन इस्तेमाल करते रहते हैं, हाई साउंड्स में इस्तेमाल करते रहते हैं, कई घंटों तक इस्तेमाल करते रहते हैं, डेफिनेट ऐसे पेशेंट को एक तो सुनाई का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, साथ में कानों में ना टक टक की आवाज़ें, जिसे हम टेनिटस कहते हैं, शां शां की आवाज़ें, घंटियाँ चलती रहती हैं, शोर चलता रहता है कान के अंदर, उसकी वजह से हो जाते हैं। और जो अक्सर सेकंड काज है वो है जो अक्सर स्कूल में, एकेडमी में बच्चे होते हैं वो डल होते हैं, अनअटेंड होते हैं। एकेडमी की टीचर कंप्लेन करती है या स्कूल के जो है ना हेड कंप्लेन करते हैं या मदर इवन कंप्लेन करती है, सर बच्चा ना हमारा डल है। वो बार बार उसको कहना पड़ता है तो कहता है जी मम्मा आपने क्या कहा, जी मम्मा रिपीट कीजिएगा आपने क्या कहा। तो जब हम फोकस करते हैं पीछे की तरफ तो वो डाइवर्ट ही नहीं होता हमारी तरफ। अच्छा। और जब हम कहते हैं तो बार बार कान की तरफ ना इसे करना पड़ता है। और इन एडिशन बच्चे जो डल होते हैं स्कूल में, चौथी सीट पे थे, तीसरी सीट पे आ गए, फिर दूसरी पे, फ्रंट सीट पे आ गए। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बच्चा वो तो नहीं जो रात को मुँह खोल के सोता है, साथ में कराटे वगैरह लेता है, इन एडिशन ये क्लास में है। तो ये जब चीज़ें कोरिलेट होती है तो फिर वन ऑफ द मेजर काज ये होता है कान की पर्दे के पीछे रेशा जम गया हुआ है, जिसे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यून। अब वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, या नाक के पीछे वदूद होता है जिसे हम कहते हैं एडिनोइड हो, टॉन्सिल हाइपरट्रॉपिड हो, उसकी वजह से तो एक ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, कान के पर्दे के पीछे जो यूस्टेशन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज की वजह से रेशा जम जाता है वहाँ पे। तो ये बच्चे डल होते हैं, अनअटेंड होते हैं। ऐसे पेशेंट को फिर हम 2 से 3 माह तक मेडिकेट करते हैं, जिससे नाक साइनसेस खुल जाए, गले का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, कान के पर्दे के पीछे रेशा जो है वो सेटल हो जाए। अगर 3 माह के बावजूद भी अगर ये परसिस्टेंट रहता है तो फिर हम टेस्ट करवाते हैं, जैसे दिल की ईसीजी होती है, हम कान की टेस्ट करवाते हैं, ऑडियोमेट्री करवाते हैं। उसमें पता चल जाता है कि जी समात इतनी मुतासर है, एक जिसे हम कहते हैं पीटीए, टिम्पेनोमेट्री हम करवाते हैं कि पर्दे के पीछे रेशा तो नहीं जमा पड़ा हुआ। अगर वो भी जमा पड़ा हुआ होता है तो फिर हम कान के पर्दे के चीरा देते हैं और वो ड्रेन करते हैं। अच्छा। जो पस पड़ी हुई, डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, उसके अंदर वेंटिलेटिंग ट्यूब रख लेते हैं हम, जिसे हम ग्योमेट कहते हैं, उससे ड्रेनेज होती रहती है उसकी। एक नाक और गले के दरमियान जो टॉन्सिल्स हैं, नाक के पीछे जो एडिनोइड है, उसको हम निकाल देते हैं। तो ये मुंह खोल के सोना, खराटे वगैरह लेना वो भी सेटल हो जाते हैं, टॉन्सिल्स का इशू वो भी सेटल हो जाता है। ये जो समात का भी प्रॉब्लम है, ये बच्चे बिल्कुल साउंड स्लीपी करते हैं, समात भी उसकी बेहतर हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। इस तरह यानी कि इसका दोनों सर्जरीज करके। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। चीज़ों का इस्तेमाल जब हद से ज़्यादा कर दें तो वो आपके लिए नुकसानदेह ही होता है। कोशिश करें कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें और चीज़ों का इस्तेमाल, चाहे वो हेडफोन हो, एयरबड्स हों, कुछ भी हो, उनका इस्तेमाल थोड़ा क्वान्टिटी में रखें ताकि वो आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।